हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स को आप एज ए स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं डियर। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं आपका फर्स्ट यूनिट, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब तक हमने टोटली इसके 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और आपने भी उन तीनों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे आपके पार्ट 4 की, यानी कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके रह गए थे इस यूनिट के, उसको हम इस पार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। क्लियर है? इसके बाद हम कवर करेंगे आपका काइनेमेटिक्स इनडिटर्मिनेंसी के बारे में, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर कवर करवाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, जो कब पूछा गया था सर? इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज 2015 में पूछा गया था। देखिएगा यहाँ पे भी मेरी जो क्वेश्चंस की अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की, उसी तरह से रहेगी जैसे कि हम प्रीवियस से करते आ रहे हैं। क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर एज शोन इन द गिवन फिगर। आपको क्या निकालना है? इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चंस के बेसिक कंसेप्ट से, किससे बात कर रहे हैं हम? बेसिक कंसेप्ट से अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो जो आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट? उसको डीएस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डीएस क्या होता है आपके पास? ये एक्सटर्नली स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी होता है, प्लस आपके पास इंटरनली स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सटर्नली की, तो एक्सटर्नली क्या होता है आपके पास कि कितने टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन है या अननोन एक्शंस, तो जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्लियर है? अब आर क्या है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शन, जो किसकी फॉर्म में होते हैं आपके पास? वो टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस की फॉर्म में होते हैं, जो आपके पास सपोर्ट पे होंगे। तो अगर इस डायग्राम की बात करते हैं तो एक आपके पास एक एंड हिंज है, दूसरा एंड आपके पास रोलर है और तीसरा एंड भी आपके पास कैसा है सर? यहाँ पर हिंज है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग करता हूं तो इसको मैं ए नाम कर देता हूं, ये आपके पास बी हो गया है और ये आपके पास सी हो गया है। अगर मैं इन तीनों ही पॉइंट्स को एज ए क्या कंसीडर कर रहा हूं? आपके पास एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा हिंज पे कितने होते हैं सर आपके पास? सर हिंज पे होते हैं 2 रिएक्शंस, आपके पास रोलर पे 1 रिएक्शन और हिंज पे 2 रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टोटल रिएक्शंस की, तो 2 + 1 3 और 2 5, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2 + 1 + 2। क्लियर है? कुछ इसी तरह से होगा माइनस ई क्या है आपके पास कि कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई करेगी, तो रहती है आपके पास सर 3। क्लियर है? सॉल्व करके देखिएगा यहाँ से, तो अब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 गया, तो आपके पास कितना आ गया है यहाँ पर? डीएसई आपके पास आ गया है सर 2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नली जो आपका ये स्ट्रक्चर है क्या है सर? आपका 2 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है। क्लियर है? क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपसे वो एक्सटर्नली भी पूछ ले और इंटरनली भी पूछ ले। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके इंटरनली की बात। ये तो मैंने एक्सटर्नली की बात किया है, अब देख लेते हैं यहाँ पे इंटरनली। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी को मैं डीएसआई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्या होता है? 3 × क्लोज लूप होता है। आप इस डायग्राम में देखिएगा कि आपको कोई क्लोज लूप दिखाई दे रहा है? सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लिख सकते हैं 3 × 0। तो आपके पास डीएसआई क्या हो गया सर? मेरे पास यहाँ पर 0 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया है? इसका सॉल्व कर दिया है। मतलब आपने एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों फाइंड आउट कर दिए हैं। अब देखना यहाँ पर कि जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है इसमें क्या इंटरनल हिंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि आपका हिंज जो यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक डी पॉइंट पे हिंज है और एक आपका ई पॉइंट पे हिंज है। क्लियर है? अगर इस डी पॉइंट पे हम हिंज देखते हैं तो कितने मेंबर के साथ कनेक्टेड है सर? आपका 2 मेंबर के साथ। तो क्या यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हुआ? तो निकाल सकते हैं। तो आर डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? n-1। n क्या है? कितने नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड है सर आपके पास? तो ये 2 - 1, तो आपके पास 1 आ गया है। क्लियर है? उसी तरह से अगर ई पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे भी अगेन आपके पास 2 मेंबर कनेक्ट है। अब जब 2 मेंबर कनेक्ट है तो यहाँ पे भी आप आर डैश निकाल सकते हैं। आपका n-1, तो n-1 बोले तो 2 - 1 आपके पास 1 आ गया है। तो अगर मैं आर डैश यहाँ पे निकालना चाहूँ तो 1 + 1 आपके पास कितना हो गया है सर? आपके पास 2 हो गया है। क्लियर है?
तो अब आप टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास ds इज इक्वल टू एक्सटर्नली हो जाएगा प्लस आपके पास इंटरनली हो जाएगा, माइनस कर देंगे आप नंबर ऑफ रिलीज फोर्सेस। एक्सटर्नली कितना है सर आपके पास 2 है और आपके पास इंटरनली कितना है 0 है। कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हुए आपके पास 2। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी क्या आई आपके पास सर 0 आई है। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया है फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर है, हालांकि मैं इसको मेथड से भी बताऊंगा, सेकंड मेथड जो डायरेक्ट अप्रोच रहेगी आपके पास, बट इस अप्रोच से हम दोनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सटर्नली भी और आपके पास इंटरनली भी। क्लियर है, तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया है सर, ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब देखते हैं हम सेकंड अप्रोच इसका, तो डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आप सभी जानते हैं, ds इज इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ मेंबर प्लस कितने एक्सटर्नल रिएक्शन है re माइनस कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हुए हैं r डैश माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट कितने हैं प्लस टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट j डैश। कुछ इसी तरह से था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके मेंबर्स की कि कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो आप मेंबर्स यहाँ पे काउंट कीजिएगा सबसे पहले। तो मेंबर आपका एक मेंबर ये हो गया है, 2 मेंबर ये हो गया है, 3 मेंबर, 4 मेंबर और आपके पास 5 मेंबर। कितने मेंबर हो गए हैं सर हमारे पास यहाँ पे 5 मेंबर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आपके पास 5 मेंबर हो गए हैं। उसी तरह से कितनी एक्सटर्नल रिएक्शन है, तो एक्सटर्नल रिएक्शन तो आपने देखी थी यहाँ पे 2 और 1, 3 और 2 5, तो एक्सटर्नल रिएक्शंस हो गया आपके पास 5 हो गया है। आपने ये भी देखा था कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हुए हैं सर आपके पास यहाँ पर सर 2 नंबर ऑफ रिलीज फोर्सेस हुए, तो आप ये 2। उसके बाद देखना है जे। अब जे क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट है। तो रिजिड ज्वाइंट देखिएगा आपके पास 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट और आपके पास 3 ज्वाइंट। क्लियर है, तो रिजिड ज्वाइंट कितने हैं सर आपके पास यहाँ पे 3। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं जे डैश की, तो जे डैश क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट आपके वो ज्वाइंट्स होते हैं जहां पर आपका हिंज कनेक्ट हो। तो देखिएगा आपका एक डी पे है और एक आपका ई पे, यानी कि कितने हो गए सर यहाँ पे आपके 2 हो गए हैं। क्लियर है, पुट करके देखते हैं। तो पुट करके यहाँ पे 3 टाइम्स m है आपके पास 5 प्लस re कितना है सर आपके पास 5 माइनस r डैश आपके पास 2 है 3, ज्वाइंट कितना है 3 प्लस 2। कुछ इसी तरह से हुआ है, सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से 15 प्लस 5 आ गया है माइनस आपके पास ये 2 है माइनस 2 है, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 6 3 18 माइनस 18 आ गया है। क्लियर है, तो इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये आपके पास 15 प्लस 5 20 हो गया है और ये आपका माइनस 20 हो गया, तो कैंसल आउट हो गया है। तो यहाँ से भी मेरा जो ds आ गया वो आपके पास कितना आ गया है 0 आ गया है। क्लियर है, दोनों ही अप्रोच से मैंने क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को गलत करते हैं। ठीक है, गलत क्यों करते हैं ये तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या है सर। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि नीचे दिए गए में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एज ए पिन जॉइंटेड ट्रस। आज किसकी बात की जा रही है, ट्रस की बात की जा रही है। कुछ हम पहले बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं ट्रस से रिलेटेड जो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ट्रस की जो आपकी स्टेबिलिटी होती है वो कैसे सेटिस्फाइड होती है वो देखना हमने। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो ट्रस की आपके पास स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है सर। क्लियर है, पहला क्राइटेरिया होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स अगर क्या हो इक्वल टू 2 टाइम्स जे। जे क्या है आपके पास ज्वाइंट्स है। ठीक है, 2j माइनस 3 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, वो आपका कैसा ट्रस होगा, तो सर आपका स्टेबल होगा। कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर सर नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास क्या होंगे, अगर सर ग्रेटर देन 2j माइनस 3 होगा, अगर 2j माइनस 3 होगा तो उसमें क्या होगा आपका स्टेबिलिटी कैन बी प्रिडिक्शन। तो उस समय क्या कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को आप स्टेबिलिटी कैन बी प्रेडिक्टेड बाय जजमेंट, बाय ओनली जजमेंट, ये लिख देते हैं
ओनली जजमेंट। ठीक है, मैं भी आपको समझाऊंगा, पहले देख लीजिएगा। और अगर सर आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ मेंबर लेस देन 2j-3 हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपका ट्रस्ट रेडोडेंट। कैसा होगा सर? सॉरी, अनस्टेबल, रेडोडेंट नहीं, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। तो थोड़ा सा आपको ये क्राइटेरिया ध्यान रखना कि जब आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो, आपके पास इक्वल टू 2j-3 हो, तो उस कंडीशंस को आपका जो ट्रस्ट होगा वो स्टेबल होगा। बट अगर आपका नंबर ऑफ मेंबर्स इज मोर देन 2j-3 होगा, तो उस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी होगी उसको हम कैन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको सिर्फ आप जजमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर लेस देन होगा सर, तो उस कंडीशन में आपका ट्रस्ट कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट लग रहा होगा, बट इस ट्रस्ट के अंदर कुछ ऐसा पार्ट भी है जो आपको ट्रस्ट को फॉलो नहीं कर रहा होता, क्योंकि जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके डायगोनली इन नेचर के होते हैं, यानी कि इंक्लाइन मैनर भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखना। पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है? इसका देखना है कि आपका स्ट्रक्चर जो है ये स्टेबल है या नहीं है, डिटर्मिनेंट है, इंडिटर्मिनेंट। पहले हम बाय यूजिंग इसको फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या था सर आपके पास कि जो आपके पास टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है वो आपका DSE प्लस आपके पास DSI होता है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नली की, तो ये क्या होता है? कितने नंबर ऑफ अननोन एक्शन है? -A। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करता हूँ, आपका एक A एंड है और दूसरा B एंड है। A एंड आपका कैसा है? हिंज है, तो यहाँ पे कितने रिएक्शंस आएंगे? 2 आएंगे। और आपका रोलर है तो यहाँ पर 1 आएगा। दोनों को अगर मैं काउंट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया सर? 3 - 3, तो आपके पास क्या आ गया है सर? 0। तो यहाँ से क्या मिला है आपके पास कि जब मेरे पास सर डिग्री ऑफ एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना आ गया है सर? मेरे पास 0 आ गया है। इसका मतलब क्या है? ये आपका एक्सटर्नली डिटर्मिनेंट है। क्या है सर आपके पास? एक्सटर्नली डिटर्मिनेंट है। ठीक है, पहला पड़ाव पार किया है। अब हम देख लेते हैं इसको इंटरनली भी। ठीक है, अब ट्रस्ट के लिए जो इंटरनली का फॉर्मूला है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास DSI इज इक्वल टू M-2J-3। कुछ इसी तरह से रहेगा फॉर्मूला। यस सर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे कनेक्ट है। तो देखिएगा आपके पास 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर और 13 मेंबर। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए आपके पास? यहाँ पर 12 मेंबर ही हुए ना भाई? यस सर। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मेंबर्स कितने हैं आपके पास? 13 है। अब यहाँ पे जे की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स देखते हैं। तो आपके पास 1 ज्वाइंट है, 2 ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट है, 4 ज्वाइंट है, 5 ज्वाइंट है, 6 ज्वाइंट है, 7 ज्वाइंट है, 8 ज्वाइंट। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं आपके पास? 8 है। तो अगर हम DSI यहाँ से निकालना चाहें तो मेंबर्स कितने हैं आपके पास? 13 और 2J ज्वाइंट्स कितने हैं? 8 - 3। क्लियर है? सॉल्व करते हैं। 13 - 16 - 3, तो आपके 13 - 13, तो यहाँ से DSI भी क्या हो जाएगा आपके पास सर? 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो ये इंटरनली भी क्या है आपका सर? डिटर्मिनेंट है। इंटरनली भी क्या है आपके पास? इंटरनली भी क्या है सर? डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जामिन पॉइंट है वो भी हम फिर से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ठीक है, वो क्या है सर आपके पास कि अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं सर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी लेस देन 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? अनस्टेबल बोलेंगे। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 से बड़ा हो तो उसको हम इनडिटर्मिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेंट बोलेंगे। क्लियर है? इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब देखिएगा इसके अलावा भी
यहाँ से तो अगर मैं बात करता हूँ इस फॉर्मूले से, तो आपका स्ट्रक्चर्स क्या है सर, मेरे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है, एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकालना चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि डी एस क्या होता है आपके पास, ये m प्लस आर माइनस 2j होता है। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए थे, 3 13 थे। आर बोले तो एक्सटर्नल रिएक्शन आर ही लिख दो इसको, एक्सटर्नल रिएक्शन आपके पास 3 थे माइनस 2 टाइम्स जे, ज्वाइंट कितने थे आपके पास 8 थे। सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी 16 माइनस 16 आ जाएगा, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी यहाँ से भी कितना आ गया सर आपके पास 0 आ गया है। बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे डायग्राम भी देखना होगा कि अगर मैं ट्रस में CDFG की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका किसी भी तरह का डायगोनल मेंबर कनेक्ट नहीं है, आपको कैसा है, स्क्वायर है। तो क्या आपने ट्रस को कभी स्क्वायर देखा है, नहीं देखा है। अगर मैं बात करता हूँ आपका CDFG, तो ये कैसा है सर, मेरे पास नॉन डायगोनली मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का डायगोनल मेंबर कनेक्ट नहीं है, डायगोनल बोले या इंक्लाइन मेंबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो क्या है ये सर आपके पास डिटर्मिनेंट है। हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, according to formula this question कैसा है आपके पास, डिटर्मिनेंट है। दिस क्वेश्चन इज externally and internally कैसा है, वो आपके पास डिटर्मिनेंट है। कैसा है सर, वो आपके पास डिटर्मिनेंट है, एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है। बट अकॉर्डिंग टू शेप, तो यह भी लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू शेप। अगर हम अकॉर्डिंग टू शेप की बात करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था CDFG हैज नॉट रेंगुलर, कि जो आपके पास CDFG हैज नॉट ट्रायंगुलर, आपका ट्रायंगुलर नहीं है, ट्रायंगुलर नहीं है, या आप लिख सकते हैं इसको नो डायगोनल मेंबर, कोई भी डायगोनल मेंबर नहीं है, कोई भी डायगोनल मेंबर नहीं है। ठीक है, जब कोई भी डायगोनल मेंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे कोलैप्स होगा वो ड्यू टू शेयर होने वाला है। क्लियर है, क्योंकि इसका जो कोलैप्स होने वाला है वो कैसा होने वाला है सर, ड्यू टू शेयर होने वाला है। अब ड्यू टू शेयर होने वाला है, this section becomes due to collapse होने वाला है शेयर में। ठीक है, तो अगर जब कोलैप्स होने वाला है शेयर में तो ये क्या हो जाएगा आपके पास सर, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर सर यहाँ पे डायगोनल मेंबर होते हैं, सर कैसे डायगोनल मेंबर, अरे भाई ये जो आपको डायगोनल मेंबर दिखाई दे रहे हैं, जो आपका ये H से किसको कनेक्ट कर रहा है, H को आपका C से कनेक्ट कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं B को G से कनेक्ट कर रहा है, ये क्या डायगोनल मेंबर है। बट जो आपके पास ये CDFG है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डायगोनल मेंबर नहीं है। जब किसी भी प्रकार का डायगोनल मेंबर नहीं है तो आपके पास ये क्या है सर, ये आपके पास अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है तो आपके पास ये दूसरा तो अनस्टेबल हो गया है ना। तो अगर मैं बात करता हूं इसके ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन क्या बोला है, ट्रस्ट इज एक्सटर्नली डिटर्मिनेंट बट इंटरनली डिटर्मिनेंट। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, सॉरी फॉर्मूले से रिलेटेड, ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों कैसा है सर आपके पास, डिटर्मिनेंट है भाई। क्लियर है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड बोला है ट्रस्ट इज बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिटर्मिनेंट। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि सही है, बट ये कब तक सही है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने यहाँ पर आपको जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन दिया है और जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि स्टूडेंट इसका आंसर बी टिक करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बी भी दिया है, मुझे नहीं पता है उन्होंने बी इसका आंसर क्यों दिया है। बी इसका आंसर नहीं होगा डियर। क्लियर है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब पिन जॉइंटेड ट्रस की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस की स्टेबिलिटी के आधार पर इसको चेक करना होगा। क्लियर है, स्टेबिलिटी के आधार पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो 2j-3 होंगे। अब देखिएगा, अगर मैं यहीं से इसको कैलकुलेट करना चाहूँ, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 13, ज्वाइंट कितने हैं सर आपके पास 8, 8 दूनी कितने होते हैं 16, 16 में से 3 गया 13, 13
तो आपके पास क्या है 13 इज इक्वल टू 13 कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो किसकी इक्वल है आपके पास 2j माइनस 3। तो आप इस कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपके पास 13 मेंबर है और यहाँ पर 2j, j कितना है आपके पास 8, जे कितने हैं सर आपके पास, ज्वाइंट कितने हैं 8, 8 दूनी 16 माइनस 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास इक्वल ही आ जाएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है वो किसके इक्वल है 2j माइनस 3। तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्ट्रक्चर कैसा होने जा रहा है सर स्टेबल। ठीक है, तो ये आप चेक कर लिया है। आगे क्या बोला है द ट्रस्ट इज एक्सटर्नली डिटर्मिनेंट। बिल्कुल कि जो ट्रस्ट है वो एक्सटर्नली तो कैसा है डिटर्मिनेंट है एंड इंटरनली कैसा है इनडिटर्मिनेंट। नहीं ऐसा नहीं है, इंटरनली हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो कैसा है सर वो डिटर्मिनेंट है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिटर्मिनेंट है। बट अगर हम देखते हैं उसको स्टेबिलिटी के आधार पर अंदर इंटरनली अगर इसका हम इंटरनली बिहेव देखते हैं तो आपके पास जो CDFG है इसमें किसी भी प्रकार का इंक्लाइन मेंबर नहीं है। और जब किसी भी प्रकार का इंक्लाइन मेंबर नहीं है तो ये ट्रस की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब जब ट्रस की तरह बिहेव नहीं करेगा तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा हुआ अनस्टेबल हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि जब इंटरनली की बात करेंगे तो इंटरनली बिहेवियर उसका कैसा होना चाहिए सर आपके पास यहाँ पर आपके डायगोनल मेंबर्स कनेक्ट होने चाहिए, ये भी आपको चेक करना पड़ता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है द टोटल बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। आपको टोटल निकालना है। तो अगर मैं टोटल के लिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से ही फॉलो करूंगा तो जो बेसिक कंसेप्ट मेरा यहाँ पे रहने वाला है वही जो हम बार बार कर रहे हैं भाई, इतनी तो प्रैक्टिस आपने कर ली है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास ds हो जाएगा, ये सर एक्सटर्नली भी होता है आपके पास और ये सर हमारे पास इंटरनली भी होता है। क्लियर है, अब देखिएगा जब मैं एक्सटर्नली की बात करता हूं तो एक्सटर्नली टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। टोटल देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा आपके पास एक हो गया है, दो हो गया है, दो सपोर्ट हो गए हैं आपके पास तीन, और तीनों ही कैसे है हिंज है। सपोर्ट रिएक्शंस 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा और यहाँ पे भी 2 रहेगा। टोटल कितने आ गए सर आपके पास 6 आ गए हैं। तो यहाँ पे 6 माइनस 3 तो आपके पास कितना जाएगा आपके पास एक्सटर्नली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 3 आ गया है। एक्सटर्नली कितना आ गया है 3 आ गया है। पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है। दूसरे पड़ाव में देखिएगा, दूसरे पड़ाव में आप क्या देखेंगे इसका इंटरनली देखेंगे। तो इंटरनली के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है DSI। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है पिन ज्वाइंट ट्रस की तरह। तो DSI क्या कैसे निकलेगा आपके पास, ये निकलेगा M माइनस 2J माइनस 3 करके निकलेगा। M क्या है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स आपके कनेक्टेड है। तो आप देखिएगा, आप चाहो तो यहाँ पे मेंबर्स काउंट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम नंबर काउंटिंग कर लेते हैं। पहले आपके पास 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, ठीक है, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ही आए भाई। हमने कुछ ओके, एक सेकंड मैं दोबारा से मेंबरिंग काउंट कर देता हूँ। एक में आपके पास हिंज भी कनेक्ट है ना बीच में, तो अब दोबारा से देख लेते हैं। पहले यहाँ से काउंट कर लेते हैं। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, 13 मेंबर, 14 मेंबर, 15 मेंबर। अब देखिएगा ये 16, ये 17 और 18 और 19, क्योंकि बीच में क्या लगा है आपका एक यहाँ पर एक ज्वाइंट लगा है। तो कितना हो गया आपके पास यहाँ पर सर 19। तो नंबर ऑफ मेंबर्स हम काउंट करते हैं तो 19 हो गया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सर ज्वाइंट कितने हैं, तो ज्वाइंट भी हम देख लेते हैं। तो ज्वाइंट्स के लिए आपका सबसे पहला ज्वाइंट 1 ज्वाइंट हो गया है, 2 ज्वाइंट हो गया है, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, 7 ज्वाइंट, 8 ज्वाइंट, 9 ज्वाइंट, 10 ज्वाइंट, और आपके पास यहाँ पे ये 11 ज्वाइंट, ये 11 ज्वाइंट, और एक यहाँ पे ये 12 ज्वाइंट। तो ज्वाइंट कितने हो गए सर आपके पास 12। तो यहाँ पे जब DSI आप कैलकुलेट करोगे, मेंबर है 19 माइनस 2J आपके पास 12 माइनस 3। क्लियर है, तो कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 12 दूनी कितना होता है 24, 24 में से 3 गया आपके पास 21, तो यहाँ पे आ गया 21। तो यहाँ से आपके पास DSI क्या आ गया है आपके पास -2 आ गया है। -2 का मतलब क्या है, इंटरनली क्या रहा आपका ये ट्रस सर अनस्टेबल रहा है। इंटरनली कैसा रहा अनस्टेबल। तो अगर आप टोटल DS कैलकुलेट करना चाहो तो एक्सटर्नली कितना है सर आपके पास, एक्सटर्नली है 3, और यहाँ पे आपके पास प्लस ये माइनस का है तो -2, तो आपके पास कितना आ गया सर आपके पास 1 आ गया है। क्लियर है, तो ये भी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है कि टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना है सर आपके पास 1 आया है। क्लियर है।
अब स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस, अरे भाई देखिएगा ये माइनस का 2 आया है, माइनस का 2 का मतलब क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है इंटरनली, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपका जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे एक्सटर्नली 3 था और आपके पास इंटरनली -2, प्लस की जगह -2 पुट किया तो आपके पास 1 आंसर आ गया है। बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड देखते हैं, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड क्या है आपके पास, देखिएगा ds इज इक्वल टू m प्लस RE माइनस 2J। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 19 मेंबर है, तो यहाँ पे 19 प्लस RE कितना है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन 2 4 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा आपके पास, माइनस प्लस नहीं सॉरी माइनस 2 टाइम ज्वाइंट्स, ज्वाइंट कितने आ गए सर आपके पास 12 आ गए हैं, तो यहाँ पे 12, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे 25 माइनस 24, तो आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक कितना आ गया सर 1 आ गया है। क्लियर है, तो ये भी आपने क्या कर दिया है यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को, अगर आप मेरे सारे के सारे पार्ट्स आपने बहुत अच्छे से कवर किए होंगे तो मुझे नहीं लगता यार कि किसी भी क्वेश्चंस में आप कोई गलती करेंगे। क्लियर है, प्लीज शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, शॉर्टकट मैं कभी बताऊंगा आपको कि इसके अलावा भी कुछ शॉर्टकट होते हैं, बट शॉर्टकट क्या होता है डियर, वो समटाइम्स के लिए तो ठीक रहता है, बट अगर आप किसी को बता रहे हो और अगर आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के लेवल की तैयारी कर रहे हो, और करनी भी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि आप देख चुके हैं जेई का लेवल भी बढ़ चुका है और स्टेट जेई का लेवल तो पहले से ही बढ़ रहा है डियर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी फॉर रिजिड फ्रेम। आपको क्या निकालना है, इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालना है आपने रिजिड फ्रेम का। तो देखिएगा यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट वही फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, DSE जो हो जाएगा वो एक्सटर्नली हो जाएगा प्लस आपके पास इंटरनली हो जाएगा। अगर मैं एक्सटर्नली की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो देखिएगा एक एंड आपका हिंज है तो दूसरा एंड सर आपके पास रूलर है। हिंज पे जो रिएक्शंस आएगा, जिसको मैं A पॉइंट दे देता हूं, इसको मैं B पॉइंट देता हूं, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 3 - 3, तो आपके पास जो अगर बात की जाए इसकी, तो एक्सटर्नली क्या हुआ सर, ये आपके पास 0। एक्सटर्नली का मतलब क्या है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये चीजें इसीलिए भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे कोई किसी भी बुक के तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड में हम इसका क्या देखेंगे, आपका इंटरनली देखेंगे। तो DSI इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्लोज लूप हो जाएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चंस में आपके पास कोई बॉक्स बन रहा है, एक बॉक्स बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 1। तो यहाँ से अगर मैं इंटरनली की बात करता हूँ तो इंटरनली क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। Externally, this structure is determinant. Internally, this structure is indeterminate in 3 degree. क्लियर है, अब यहाँ पे सर हिंज भी है तो R डैश आप निकाल देंगे। अब देखिए क्या ये हिंज है, 1 मेंबर 2 मेंबर, तो R डैश कितना हो जाएगा सर n-1, तो आपके पास 2 - 1, तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से एक हिंज यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो R डैश हो जाएगा वो आपके पास n-1 हो जाएगा, कुछ इसी तरह से है। अब 1 मेंबर 2 मेंबर यानी कि 2 - 1, तो आपके पास 1 आ गया है। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 1 + 1 आपके पास 2 आ गई है। क्लियर है, तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो एक्सटर्नली कितना आया सर आपके पास, एक्सटर्नली सर 0 आया है, इंटरनली आपके पास 3 आया है, +3 और -2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका आंसर निकाले हैं तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना है आपके पास, 3 में से 2 गया, आपके पास 1 आ गया है। क्लियर है, तो ये आप यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा टफ नहीं है। चलो देख लेते हैं, एक नजर मार लेते हैं कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे होगा। डायरेक्ट मेथड, ये J डैश नहीं है, J + J डैश।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देख लेते हैं। मेंबर कितने हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर। टोटल मेंबर्स कितने होंगे आपके पास, 8। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दीजिएगा, प्लस RE एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन 2 और 1 3 है, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 3 माइनस कितने नंबर ऑफ फोर्सेज रिलीज हुए हैं आपके पास सर, 2 हुए हैं, तो ये 2 माइनस 3। अब जॉइंट्स की बात कर लेते हैं, टोटल जॉइंट्स मतलब कौन से ज्वाइंट आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, तो आपके पास यहाँ पर 6 हो गए हैं, प्लस जे डैश क्या है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट, तो आपके पास वो 2 हो गया है। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ये 24 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 8 24, तो यही आ गया आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये 27 माइनस 26, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक्स कितना आ गया सर आपके पास, 1 आ गया है। क्लियर है, तो आपने डायरेक्ट अप्रोच से भी निकाल दिया है, तो आपका आंसर क्या हो गया है सर, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अप्रोच, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। आपको बताना है कि नीचे दिए गए में से कौन सा एग्जाम्पल है आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं सर, 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या आप टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बोल दो। 2 टाइप स्ट्रक्चर्स में एक आपके पास डिटर्मिनेट होता है और दूसरा आपके पास इनडिटर्मिनेट होता है। क्या होता है सर आपके पास, एक होता है सर डिटर्मिनेट होता है और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। इससे लेट क्वेश्चंस भी आएगा और हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आपका वो स्ट्रक्चर होगा जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना हो सर, 0 हो, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आपका वो होगा जिसका सर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर है, अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी आपका क्या होगा, लेस देन 0 यानी कि माइनस होगा, तो उस कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। क्लियर है, ये आपने पहले ही देखा था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसा है सर आपका फिक्स्ड बीम है, तो हम क्यों ना एक फिक्स्ड बीम बना लिया जाए। पहले ए ऑप्शंस ले लेते हैं, ये है आपका फिक्स्ड बीम, दोनों एंड कैसे हैं सर इसके, फिक्स्ड है, तो ये एक एंड हो गया है फिक्स और ये दूसरा एंड भी हो गया इसका फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, पहली जो मेरी इस क्वेश्चंस की कंडीशंस रहेगी कि जो इसके ऊपर लोड आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा। देखिएगा, उसने पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई भी लोड की कंडीशंस नहीं है तो उस कंडीशंस में हम यहाँ पे कौन सी कंडीशंस लेंगे लोडिंग की, जनरल लोडिंग। अब जनरल लोडिंग किस तरह का होगा आपके पास, इंक्लाइन मैनर का होगा, ठीक है। अगर वर्टिकल होगा तो क्वेश्चन बोलेगा तो वर्टिकल करेंगे, बट हम इंक्लाइन की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके पास स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेंट हो या इनडिटर्मिनेंट हो, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि सर उसके पास किस तरह का सपोर्ट लगा है और कितने टाइप के सपोर्ट है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कितने सपोर्ट है सर, दोनों एंड से फिक्स है। अब जब दोनों एंड से फिक्स है तो आप बता सकते हैं कि कितना एक्सटर्नल रिएक्शंस आएगी सर इसकी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने आएंगे सर आपके पास, 3 आएंगे और यहाँ पे भी हमारे पास 3 आएंगे। अभी मैं जनरल लोडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर वर्टिकल लोडिंग हो जाता है तो यहाँ पे कितने रिएक्शन आते हैं आपके पास, 2 आते हैं। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ ds, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जो ds होता है वो आपके पास एक्सटर्नल ही होता है प्लस आपके पास इंटरनल ही होता है, ठीक है। बट ये आज बीम दिया गया है तो बीम के केस में कभी भी आपका आप इंटरनली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंस नहीं बता पाते हैं, तो इसका मतलब DSI तो हमारे पास क्या हो जाता है सर, 0 हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे DS की बात करता हूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एक्सटर्नली के इक्वल हो जाएगा। तो एक्सटर्नली कैसे निकलेगा, आपके पास कितने नंबर ऑफ अननोन एक्शन है, R माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस करेंगे। अब R कितने रिएक्शंस है, 3 और 3 6, तो आपके पास ये 6 माइनस 3, तो आपके पास क्या हो गया है सर, 3 आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो अगर मैं बात करता हूं पहले ऑप्शंस की, तो फिक्स्ड बीम कैसा है, डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट। ऑब्वियस सी बात है सर, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 से बड़ा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपके पास फिक्स्ड बीम कैसा है, इनडिटर्मिनेंट। तो ये कैसा है, इनडिटर्मिनेंट है। इनडिटर्मिनेंट कैसे, क्योंकि जो ds इसका सर 0 है, बट जब हमने इसका कैलकुलेट किया तो ds कितना आया सर, इसका 3 आया, ठीक है। हमने ये जनरल लोडिंग की बात कर रहे हैं भाई अभी हम, और जनरल लोडिंग ही आपको बताना है। दूसरी बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शंस की। ये तो ए ऑप्शंस हो गया है, अब बी ऑप्शंस पे चलते हैं। बी ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, आपके पास कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस आप कह सकते हैं कि एक एंड सर उसका फिक्स होगा
एक एंड फिक्स होगा और दूसरे एंड पे आपके पास हो सकता है हिंज हो या रोलर हो। सपोज करो मैं दूसरे एंड पे मैं इसके हिंज कनेक्ट कर देता हूँ और तीसरे एंड पे मैं सर इसके रोलर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कैसा है मेरे पास सर, सपोज करो ये हिंज सपोर्ट है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये आपके पास है। लोडिंग कैसी होगी सर, जनरल लोडिंग होगी, और जनरल लोडिंग का किस मैनर का होगा, आपका इंक्लाइन मैनर का होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं इसको थीटा लिख देता हूँ। क्लियर है, ये देखिएगा आपके पास ये ऑप्शंस आपके पास बी है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल हम सेम करेंगे। देखिएगा ये कहने ये फिक्स है आपके पास, ये आपके पास हिंज है और ये आपके पास सपोज करो रोलर है, हिंज है और ये आपके पास रोलर है। जनरल लोडिंग में यहाँ पे रिएक्शंस कितनी आएगी सर, 3 आएगी, हिंज पे 2 आएगी और यहाँ पे 1 आएगी। तो अगर मैं इसका भी ds निकालना चाहूँ तो r माइनस ई कर देंगे हम। तो r कितना हो जाएगा, रिएक्शन 3 और 2 5 और 1 6, तो आपके पास 6 में से 3 गया आपके पास, तो आपके पास 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से भी आपने क्या कर दिया है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है आपका हिंज, यहाँ पे रोलर भी हो सकता है, बट मैंने एक एंड इसका हिंज ले लिया, दूसरा ले लिया, तो इसका मतलब भी क्या है, कंटिन्यूअस बीम भी क्या है आपके पास सर, एक प्रकार का इनडिटर्मिनेट है। तो ये भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कैसा है सर, आपके पास इनडिटर्मिनेट है। इसका भी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी 0 है। बट ध्यान रखना कि किसी भी स्ट्रक्चर की अगर हमें डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट बताना हो, किस पे डिपेंड करता है, उसके टाइप्स ऑफ लोड के ऊपर कि लोड कैसा आ रहा है, और दूसरा सर किस पे डिपेंड करते हैं, उसके सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं कि वहां पे किस तरह का सपोर्ट लगा है। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया है। अब हम देख लेते हैं सी ऑप्शंस की बात। सी ऑप्शंस बोल रहा है टू हिंज्ड आर्च। किसकी बात कर रहा है भाई, वो अब आपके टू हिंज्ड आर्च। तो टू हिंज्ड आर्च कुछ इस तरह से होगा आपके पास, कुछ इस तरह से। ये होगा आपके टू हिंज्ड आर्च, दोनों तरफ से कैसा है आपके पास, हिंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिएगा हिंज है, हिंज पे कितने सपोर्ट होंगे, एक्सटर्नल रिएक्शंस होंगी 2 होंगे और यहाँ पे भी 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रिएक्शंस आएगी आपके पास, यहाँ पे भी 2 आएगी। तो अगर मैं इसका भी निकालना चाहूँ तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा DSE प्लस DSI हो जाएगा। ठीक है, इंटरनली तो अगर हम बात कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा आपके पास, और DSE की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा R माइनस E। तो R कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये भी क्या होगा आपके पास सर, टू हिंज्ड आर्च भी क्या होगा आपके पास, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी कैसा होगा सर आपके पास, इनडिटर्मिनेट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इस केस में भी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी 0 आई है। कैलकुलेटेड आप बता सकते हैं। तो 1 2 3 तो होगा। अब आता है बीम ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड, कि जो बीम है वो ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड है। तो अगर हम डी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि बीम हैंगिंग ऑन ओवर साइड, ये है। यहाँ पे देख लेते हैं कि एक एंड कैसा है सर, इसका हिंज लगा देते हैं, और दूसरा एंड कैसे लगा देते हैं सर, इसका रोलर लगा देते हैं। लोडिंग कंडीशंस नहीं गिवन है, तो उस समय हम यहाँ पे किस तरह का लोड कंसीडर करेंगे, आपका इंक्लाइन मैनर का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ थीटा होगा। तो अगर बीम के केस में जो इंटरनली स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी होता है वो 0 होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ds इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्सटर्नली प्लस इंटरनली हो जाएगा। ठीक है, इंटरनली 0 हो गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर DSC बन जाएगा आपके पास, वो R टोटल नंबर ऑफ अननोन माइनस E। अब R कितने हैं, रिएक्शंस कितने हैं, अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं सर, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास सर, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। तो अगर बात करते हैं बीम ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका मतलब क्या है सर, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। बस खेल किसका है, खेल है आपका टाइप्स ऑफ लोडिंग का, कि बीम के ऊपर किस तरह का लोड लगा है और वहां पे सपोर्ट किस तरह का है।
क्लियर है। हमेशा ये चीज याद रखना बीम के केस में, जब भी किसी भी तरह की लोडिंग कंडीशंस गिवन नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम वहां पे जो लोड रखते हैं वो जनरल लोडिंग मानते हैं, और जनरल लोडिंग आपके पास इंक्लाइन मैनर्स की दिखाई जाती है। क्लियर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार ये इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है डियर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, और ये जो स्टेटमेंट आपके पास दी गई है किससे रिलेटेड दी गई है, आपके पास एक फ्रेम से रिलेटेड दी गई है। तो देखिएगा यहाँ पर पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, और दूसरी स्टेटमेंट की बात करता हूँ, और तीसरी स्टेटमेंट की बात करता हूँ। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया है, n, एंड जॉइंट को रिप्रेजेंट किया है j, आर सच दैट इक्वेशन n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। अब देखिएगा 2j माइनस 3 अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस में याद हो तो मैंने इस तरह का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जब भी हम क्या करते हैं ट्रस्ट की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हम कुछ इस तरह का रिलेशंस को याद रखना होता है। n इज इक्वल टू 2j माइनस 3 तो उसको हम स्टेबल बोलेंगे या परफेक्ट फ्रेम बोल सकते हैं, और अगर आपका ग्रेटर हुआ तो उसको वहां पे उसका जस्ट हम प्रेडिक्शन ले सकते हैं, लेस देन हुआ तो अनस्टेबल हुआ। ये आपको मैंने वहां पर बताया था डियर। देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं S1 की बात कर ले। S1 बोले तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि जब हमारे पास n नंबर ऑफ मेंबर, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, स्मॉल n नंबर इज इक्वल टू 2j माइनस 3 हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेबल या परफेक्ट फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेबल या परफेक्ट फ्रेम। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट आपके पास कैसी है सर, ट्रू है, ट्रू को मैं ट्री लिखता हूं। अब बात कर लेते हैं आपके पास सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट को मैं S2 लिखता हूं। S2 क्या बोल रहा है, इन ए रेडोडेंट फ्रेम द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट फ्रेम, कि जब क्या हो आपके पास नंबर ऑफ मेंबर बोले तो n क्या हो, लेस देन 2j माइनस 3 हो, तो उस कंडीशंस में हम उसको क्या बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में हम उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसको डेफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देता है डेफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है रेडोडेंट नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, आपके पास फॉल्स हो गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके S3 स्टेटमेंट की। S3 में देखिएगा कि इन ए फ्रेम स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइडेड इज मोर देन परफेक्ट फ्रेम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं कि अगर n इज मोर देन 2j माइनस 3 हो तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, उसके हम रेडोडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास किससे, परफेक्ट फ्रेम का क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस हो गई है सर, आपके पास सिर्फ बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कि आपके पास करेक्ट क्या है। तो आपके पास ओनली वन करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके पास कुछ कंडीशंस दी गई है, आपको बताना है। पहली कंडीशंस क्या बोल रहा है कि एक बीम इज सेड टू बी कंटिन्यूअस बीम इफ इट इज सपोर्टेड मोर देन 2 सपोर्ट, कि एक कंटिन्यूअस बीम आपका तभी कहलाएगा जब उसमें क्या होगा, सपोर्ट मोर देन 2 हो गया। बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी 2 से ज्यादा सपोर्ट्स होना चाहिए। तो 1 को मैं S1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस बीम बना देते हैं। कंटिन्यूअस बीम में हम देख सकते हैं कि एक एंड आपके पास कैसा हो, हिंज हो, दूसरा एंड सर आपके पास कैसा हो सर, रोलर हो, और तीसरा एंड आपके पास कैसा हो सर, रोलर हो। एक मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूं, और लास्ट एंड कैसा हो सर, आपके पास एक एंड आपका फिर से हिंज हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितना होना चाहिए, मोर देन 2 सपोर्ट होना चाहिए। तो 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, यहाँ पे 2 सपोर्ट से ज्यादा है। तो देखिएगा पहली कंडीशन है कि आपके पास मोर देन 2 सपोर्ट होना चाहिए, मोर देन 2 सपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास मोर देन 3 स्पैन होना चाहिए, मोर देन 2 सपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए। देखिए 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, और आपके पास स्पैन लेंथ भी 2 से ज्यादा होना चाहिए, और मोर देन 2 स्पैन,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी सर आपके पास ट्रू हो गई है। क्लियर है। नेक्स्ट बोला है कि कॉन्टिन्यूअस बीम इज ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ये कॉन्टिन्यूअस बीम होता है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है। देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास ये है, तो S2 की बात कर लेते हैं। तो S2 में हम एज ए कॉन्टिन्यूअस बीम का डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास है, इसमें मोर देन 2 सपोर्ट की बात करते हैं हम, तो मोर देन 1 सपोर्ट हो गया है आपके पास, ये हिंज है, दूसरा भी ये हिंज है और तीसरा भी ये आपके पास हिंज है। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, अब देखिएगा कि ये सर आपके पास डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर एक गिवन पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनर पॉइंट, ठीक है, कि अगर आपको क्या बताना है कि जो हमारे पास बीम है, बीम की बात कर रहा है कि जो बीम है वो आपके पास स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है, कि वो कैसा है आपके पास, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है। तो किस पे डिपेंड करता है वो आपका, वो डिपेंड करता है आपका टाइप्स ऑफ लोडिंग के ऊपर, टाइप्स ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरह का सपोर्ट्स लगा है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपका वो कहलाएगा जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी 0 हो, और इनडिटर्मिनेंट आपका वो कहलाएगा जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी 0 से ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब हम इस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं तो ds क्या अपन निकालते हैं, इंटरनली तो 0 होता है तो किसके इक्वल हो जाता है, एक्सटर्नली के, तो r माइनस ई, कुछ यही फॉर्मूला लगाते हैं हम, यस सर। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे आपका एंड है, आपका ये हिंज है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2। अब कोई भी लोडिंग नहीं दी गई है, तो जब लोडिंग नहीं दी गई है तो यहाँ पे मैं कौन सी लोडिंग कंसीडर कर रहा हूँ, जनरल लोडिंग मान रहा हूँ। 2 4 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास 3। तो जो आपका ये स्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूअस बीम इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो यस सर, तो इसका आंसर ये भी क्या हो गया सर आपके पास, ट्रू हो गया है। इनडिटर्मिनेट है क्योंकि क्योंकि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या आ रही है इसकी सर, 0 से ज्यादा आ रही है। क्लियर है, S2 स्टेटमेंट क्लियर हुआ है। अब देख लेते हैं S3 स्टेटमेंट, द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सपोर्ट, बिल्कुल नंबर ऑफ सपोर्ट या टाइप ऑफ सपोर्ट बोल सकते हैं, एंड आल्सो दी नेचर ऑफ सपोर्ट। नेचर ऑफ सपोर्ट की जगह मतलब आप लोड भी लिख सकते हैं। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपके पास ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे पास सही है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। देखिएगा ये मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। ठीक है, हमने बात की थी किसकी, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख देते हैं, शॉर्टकट में निपट देंगे। एक होता है सर आपके पास डिटर्मिनेंट और एक होता है सर हमारे पास इनडिटर्मिनेंट। कुछ यही है, यस सर, एक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स होता है, एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होता है। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स आपका कब कहलाएगा, जब सर आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, यानी कि सर जब ds क्या हो सर 0 हो, और इनडिटर्मिनेंट कब कहलाएगा, जब सर हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या हो, 0 से बड़ा हो। कुछ इसी तरह से है। दूसरा पॉइंट क्या था कि डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स का जब हम एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, एनालिसिस जब करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का। तो वहां पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए आपके पास स्टैटिक्स इक्वेशंस। क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्टैटिक्स इक्वेशन आपके पास सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्लियर है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बट जब हम बात करते हैं सर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए, तो इसके एनालिसिस के लिए हमें स्टैटिक एज वेल एज कंपेटिबिलिटी दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए आपके पास सर स्टैटिक्स एज वेल एज कंपेटिबिलिटी।
ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। क्लियर है। अगर हम डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर का बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर? मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर और आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर और आपके क्रॉस सेक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ आपके इसी के कि जो बेंडिंग मोमेंट एंड जो शेयर फोर्स होता है वो क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है सर। किस किस के इंडिपेंडेंट होता है सर? मटेरियल्स ऑफ प्रॉपर्टी। मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी को मैं MOP लिख रहा हूं। और सर किसके इंडिपेंडेंट होता है सर? आपके क्रॉस सेक्शन एरिया के होता है। और तीसरा किसके होता है सर आपके पास? तीसरा होता है सर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मतलब वो डिपेंड नहीं करता। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स का बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जो डायग्राम बनते हैं किसी भी सेक्शंस के ऊपर, वो उसके ना तो मटेरियल्स ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना क्रॉस सेक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं और ना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट जब हम बात करते हैं इसमें इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के, तो जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? कि जो सर इसका बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स होते हैं वो सर डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स क्या करते हैं? डिपेंड्स होते हैं। सर किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? आपका मटेरियल्स ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर, दूसरा सर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर और तीसरा आपका क्रॉस सेक्शंस के ऊपर। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। तो सर वो आपका मटेरियल्स ऑफ प्रॉपर्टी को MOP लिख रहा हूँ, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI लिख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन को मैं CS लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये चीजें हैं जो मैंने पहले ही आपको डिस्कस करवाई थी। क्लियर है। तो देखिएगा डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट टू फुली एनालाइज द स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमें किसका यूज करते हैं? आपका स्टैटिक इक्वेशंस। स्टैटिक इक्वेशंस का मतलब बोले तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होती है यहाँ पर समीशन Fx इज इक्वल टू 0 रहता है, आपके पास समीशन Fy इज इक्वल टू 0 रहता है और मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू z आपके पास 0 रहता है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट क्या होगी सर? आपके पास ट्रू हो गई है। क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ऑफ द फोर्स इन एनी मेंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं किसी भी एनी सेक्शंस पे, तो डिपेंड करता है उसके मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर और आपके किसके? क्रॉस सेक्शंस पे। डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये है आपके पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट बोल रहा है, तो इंडिपेंडेंट मतलब ये सही है। बट अगर डिटर्मिनेंट की इनडिटर्मिनेट की बात करता है तो डिपेंड करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो गई है सर? ट्रू हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ फोर्स इन एनी मेंबर इज इंडिपेंडेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंपोनेंट भी होते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होते हैं। तो ये वाली भी आपके पास ट्रू हो गई है। क्लियर है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो आपके पास तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सी हो गया है। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन भी यहीं से पुट अप किए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फॉर ए फिक्स कनेक्टेड कॉलर टाइप ऑफ सपोर्ट कनेक्शन, कि आपके पास एक फिक्स कनेक्टेड कॉलर टाइप ऑफ सपोर्ट कनेक्शन है, तो यहाँ पे हम क्यों ना एक कॉलर टाइप सपोर्ट रिएक्शंस बना दें। कॉलर टाइप सपोर्ट रिएक्शन कुछ आपके पास इस तरह से होता है, रोलर सपोर्ट की तरह होता है, बट सिर्फ इतना है कि ये क्या बोल रहा है कि आपके पास दोनों तरफ से कैसा है? फिक्स्ड है। तो देखते हैं ये कॉलर टाइप कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। डायग्राम को थोड़ा अच्छा से बना देते हैं, कुछ इस तरह से होगा और कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये दोनों तरफ से कैसा है आपका? फिक्स्ड है। तो यहाँ से भी फिक्स्ड है भाई, सपोज करूं यहाँ से भी फिक्स है। ठीक है, इस तरह का मैंने अपने नोट्स में भी आपको बताया था। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो ये जो बिहेव करेगा एज ए रोलर सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, इस तरह से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पे क्या क्या डेवलप्ड होगा? एक तो आपका यहाँ पे फोर्स आएगा,
एक तो यहाँ पे फोर्स का जनरेट होगा, फोर्स, तो एक तो आपका फोर्स आएगा कुछ इस नेचर में, और एक सर यहाँ पर आपका मोमेंट डेवलप्ड होगा। यहाँ पे भी अगर एक फोर्स आएगा आपके पास और एक सर यहाँ पर आपका मोमेंट डेवलप्ड होगा। तो फोर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, आपका F से रिप्रेजेंट करता हूँ, मोमेंट को मैं M से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये आपका सर मोमेंट हो गया है और ये आपका सर फोर्स हो गया है। तो देखिएगा कोप्लेनर स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ अननोन इज आर, तो नंबर ऑफ अननोन क्या रहेंगे सर वहाँ पे, द नंबर ऑफ अननोन आपके पास 2 रहेंगे। क्लियर है, तो आपका ऑप्शंस क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे 2 रिएक्शंस होगी, 2 रिएक्शंस में क्या होगा, एक फोर्स होगा और एक मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगी सर आपके पास 2 रिएक्शंस, तो यहाँ पे क्या हो गई 2 रिएक्शंस होगी। अब 2 रिएक्शंस में भी एक आपका फोर्स होगा और दूसरा आपका सर मूवमेंट होगा, एक सर आपका फोर्स होगा और एक सर हमारा मूवमेंट होगा। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट यूनिट था स्टैटिकली डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट, उसको हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है डियर। अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे आपके कैनामेटिक्स इनडिटर्मिनेंसी की। क्लियर है, जब तक मैं अपना अगला पार्ट लेकर आता हूँ तब तक आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा डियर। क्लियर है, तो मिलते हैं